बर्फीली हवा उनकी हड्डियों में सरायत कर रही थी। गर्म जुराबों के ऊपर चढ़ाए हुए लॉन्ग बूट पहनकर अपने बेस कैंप से रवानगी के वक्त जहांगीर को अपने पांव जलते हुए महसूस हुए। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि अगर इस तरह चंद मील और बर्फ के जहन्नम में उन्हें रेंगना पड़ा तो उसकी तमाम उंगलियां एक एक करके उसके जिस्म से अलग हो जाएंगी। अपनी जैकेट पर पहने लंबे चुगानुमा फिरन से उसने चंद सेकंड के लिए हाथ बाहर निकालकर कंधे से लटकती गन की पोजीशन बदली और उसे यूं लगा जैसे उसके हाथ मुंजमद हो गए हों। गुज़श्ता 3 घंटे से वो अपने गाइड की पैरवी में बर्फीली और नोकदार चट्टानों पर हशरातुल अर्ज की सी रफ्तार से चल रहे थे। जहांगीर पहली मर्तबा सरहद उबूर कर रहा था, लेकिन उनके गाइड का सरहद के आर पार आना जाना लगा रहता था। उनके बेस कमांडर ने रवानगी से चंद मिनट पहले जहांगीर को उन कोड वर्ड्स से आगाह किया था जो उसने मिलाप के लिए इस्तेमाल करने थे। उसने जहांगीर से कहा था, तुम्हारे बाकी 6 साथियों की जिंदगियों का दारोमदार तुम्हारे जिंदा रह जाने पर है। अगर दुश्मन से रास्ते में मुठभेड़ हो जाए तो कोशिश करना कि तुम शहीद होने वाले उस दस्ते के आखिरी मुजाहिद हो। तुम जानते हो कि ये सप्लाई अंदर पहुंचना कितना जरूरी है। इस मरहले पर जबकि हम दुश्मन को मुसलसल दीवार की तरफ धकेल रहे हैं, उसे फारिग रहने की मोहलत नहीं दी जा सकती। हमें दुश्मन को बहर सूरत मसरूफ रखना है। अगर उसे फरागत मिल गई तो जख्म खूरदा भेड़िए की तरह वो हमारे बेबस अवाम की रगों से खून के आखिरी कतरे भी निचोड़ लेगा। इन हालात में मुजाहिदीन की सफों में तुम्हारी मौजूदगी से उनका हौसला बहुत बढ़ जाएगा और दुश्मन का ये तासुर और प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ देगा कि उसने पेशबंदी करके मुजाहिदीन की लाइफ लाइन काट दी है। जहांगीर, इस लाइफ लाइन को कभी न कटने देना। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। जहांगीर ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा सर। और बेस कमांडर ने मुतमईन होकर गर्दन हिला दी। यूं लगता था जैसे उसे जहांगीर की यकीन दहानी पर एतमाद रहा हो। अपने सफर का आगाज उन्होंने सरे शाम किया था। इस मर्तबा मुजाहिदीन की हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही थी। उन्होंने जहांगीर और उसके साथियों की रवानगी से पहले ही एक रेकी पार्टी अंदर भेज दी थी, जिसने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दुश्मन के इलाके में घुसकर उसको ललकारा। पहले तो दुश्मन ने इस हरकत को मुजाहिदीन की बौखलाहट समझा, लेकिन जैसे ही उनके अकब से एक मुजाहिद ने ग्रेनेड फेंकने शुरू किए और पहला मोर्चा तबाह हुआ तो वो लरस कर रह गए। खौफजदा भारतीयों पर जल्द ही गुस्सा गालिब आने लगा। मुजाहिदीन की ये जुर्रत रिंदाना उनके नजदीक नाकाबिल मुआफी जुर्म थी। अगले मोर्चों पर नस्ब वायरलेस सेट पर कंपनी कमांडर की गुस्सीली आवाज सुनाई दी, भून कर रख दो इन्हें, खबरदार अगर कोई भी जिंदा बचकर जाने दिया। इसके साथ ही गुस्से और नफरत से भरे भारतीय फौजियों ने उस समत फायरिंग शुरू कर दी जिधर से उन पर हमला हुआ था। 10 मिनट तक वो दीवानावार गोलियां बरसाते रहे। गोलियों पर उनकी गालियों की आवाजें गालिब थीं और उनके दिलो दिमाग में मौजूद सारी नफरत उनकी उंगलियों में मुज्तमा हो गई थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो कुछ परेशान भी हो गए। अगले मोर्चों से कंपनी कमांडर को पैगाम मिला, सर दूसरी तरफ खामोशी है, शायद हमलावर मारे गए हैं। कमांडर बोला, शट अप इडियट, अपने मोर्चे में बैठकर तुम किस तरह ये रिपोर्ट दे रहे हो। कंपनी कमांडर कर्नल मेहरा ने अगले मोर्चों में मौजूद कैप्टन सिंह को डांट पिला दी। कैप्टन सिंह ने खिसियानी सी आवाज में कहा, सर वो बिल्कुल खामोश हैं। कंपनी कमांडर बोला, बेवकूफ, वो पहले से महफूज कवर ले चुके हैं। फौरन रेकी करो और मुझे सही सूरत हाल की रिपोर्ट दो। मुझे सुबह तक उन लोगों की लाशें चाहिए। इतनी दीदा दलेरी के ये लोग अब हमारे इलाके में घुसकर हमारे जवानों का शिकार खेलने लगे हैं। कैप्टन सिंह, उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि छट्टी का दूध याद आ जाए। कैप्टन सिंह बोला, ऑल राइट सर। उसने बज़ाहिर तो कर्नल मेहरा के हुक्म की इताअत की थी, लेकिन ये खौफ उसके सारे बदन में सरायत कर चुका था कि अगर हमलावर अभी तक महफूज हैं तो वो बर्फ से ढके उस जंगल में अपनी आंखों से नाइट विजन गॉगल्स लगाए सिर्फ इस मौके के मुंतजिर होंगे कि उनकी तरफ से मुतमईन होकर कब महफूज मोर्चों से भारतीय फौजी बाहर निकलें और वो चुन चुन कर उनका शिकार खेलें। अंधेरा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन चंद गज दूरी से भी कोहरे में सुझाई नहीं देता था। कैप्टन सिंह का ताल्लुक SSG कमांडो से था। वो कोई बुज़दिल ऑफिसर नहीं था, लेकिन महज कर्नल मेहरा की खुशनुदी के लिए वो अपने 10-12 सिपाहियों की बल्ली देने को बहादुरी ख्याल नहीं करता था। पहले ही उसका एक मोर्चा तबाह हो चुका था। उसके 2 जवान मारे जा चुके थे और 2 शदीद जख्मी थे। कैप्टन सिंह को कमान संभाले बमुश्किल 10-12 घंटे ही हुए थे। उसकी यूनिट को सियाचिन से यहाँ लाकर डिप्लॉय किया गया था और हाई कमान ये समझ रही थी कि शदीद बर्फीली हवाओं और -40 डिग्री दर्जे हरारत में अपने फराइज अंजाम देने वाली ये यूनिट यहाँ आकर खुद को बहुत आरामदेह माहौल में महसूस करेगी। इस बात में कोई शक भी नहीं था। उन लोगों को इस एरिया में आए आज 8-10 रोज होने को थे और सियाचिन के मुकाबले में यहाँ की सर्दी को वो भगवान की कृपा ख्याल करते थे।
आज सुबह ही कैप्टन सिंह की कंपनी ने FDL यानी फ्रंट डिफेंस लाइन के मोर्चे संभाले थे और शाम ढलते ही वो रम की बोतलों से दिल बहला रहे थे कि ये बिपता आन पड़ी थी। उसने अपने गुरखा हवालदार को मुखातिब किया, धन बहादुर ने पांव की एड़ियां जमाई। यस सर। उसे समझ आ गई थी कि क्या हुक्म मिलने वाला है। 5 जवानों को साथ लेकर बाहर निकलो, मैं सामने रोशनी राउंड फायर करवा रहा हूँ। खबरदार, कोई खतरा मोल नहीं लेना, मैं मजीद कैजुअलिटी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ख्याल रहे वो लोग महफूज आड़ में हैं, बड़े पक्के निशानेबाज हैं और उनके पास नाइट विजन भी मौजूद है। वो तुम्हें घेर कर मारना चाहेंगे। ज्यादा बहादुरी के चक्कर में पड़कर अपनी जान न गंवाना, बहुत एहतियात की जरूरत है। मेरी बात समझ गए ना? कैप्टन सिंह ने उसकी तरफ मानी खेज नजरों से देखा। हवालदार धन बहादुर ने तन कर जवाब दिया, यस सर, बिल्कुल समझ गया साहब, बेफिक्र रहिए सर। अब उनमें से ही कोई मरेगा, हम में से नहीं। कैप्टन बोला, ओके, गो अहेड, गुड लक। उसने हवालदार धन बहादुर के कंधे थपथपाए जो जमींदोज सुरंग नुमा मोर्चों में चंद कदम चलकर दाएं हाथ घूम गया। जमींदोज मोर्चों के इस जदीद निजाम के तहत भारतीय फौज ने ज़ेरे ज़मीन एक अलग दुनिया आबाद कर रखी थी और बिलाशुबा उनकी मजबूती नाकाबिले चैलेंज दिखाई देती थी। हवालदार धन बहादुर ने अपने 5 आजमूदा साथियों को रवानगी से पहले ब्रीफिंग दी थी कि उन्हें दुश्मन को मारने से ज्यादा अपनी जानों की सलामती का मिशन अंजाम देना है और बाहर मौजूद शिकारियों से भी आगाह कर दिया था। हवालदार धन बहादुर की तरफ से वॉकी टॉकी पर स्टार्ट सिग्नल मिलते ही कैप्टन सिंह ने पहले से मुख्तलिफ कोनों में महफूज अपने जवानों को फायरिंग सिग्नल दिया और उन्होंने रोशनी राउंड की फायरिंग इस तरह शुरू कर दी जैसे तोपों से गोलाबारी कर रहे हों। चंद सेकंड के अंदर ही उन लोगों ने अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दिया और अब सैकड़ों गज दूर तक दिन की रोशनी की तरह सारा मंजर वाजे और साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही पहाड़ी सिलसिले की ऊंची चोटियों पर नस्ब गन्नों को हुक्म मिला और चंद मिनट में मार्टर के गोलों से सारी फजा दहल कर रह गई। ये गन्ने इस तरतीब से नस्ब की गई थी कि अपनी रेंज में आने वाली कोई शय उनसे बच नहीं सकती थी। सरहदी लकीर के पार तक दुश्मन कारपेट फायरिंग कर रहा था। रोशनी राउंड की रोशनियों के दम तोड़ने से पहले दरख्तों को आग लग रही थी, उन पर जमी बर्फ पिघल रही थी और बर्फ के उस सहरा में जब भी कोई गोला फटता तो आसमान की बुलंदियों तक बर्फ और आग का अलाव सा फैलता चला जाता। 15-20 मिनट की उस फायरिंग के बाद हवालदार धन बहादुर और उसके साथी बाहर निकले और उन्होंने 2 घंटे तक FDL के साथ साथ सारा जंगल छान लिया। लेकिन वहां अब उनके लिए था ही क्या। वो लोग अंदाजा ही न कर सके कि अपनी मुख्तसर कार्रवाई खत्म होते ही मुजाहिदीन बरक रफ्तारी से अपने बेस कैंप की तरफ लौट गए हैं। सुबह जब कर्नल मेहरा और कैप्टन सिंह अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए सूरज की बर्फ पर चलती चमकदार रोशनियों में दूर तक मंजर का जायजा ले रहे थे तो वहां जले हुए चंद दरख्तों और मार्टर की गोलाबारी से पैदा हो जाने वाले गढ़ों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही फजा तड़तड़ की आवाजों से गूंज उठी। किसी बरकी अमल के ताबे कर्नल मेहरा और उसके मातहतों ने अपनी गर्दनें झुका ली और खासी देर तक उसी तरह दुबके रहे। सबसे पहले कैप्टन सिंह ही उठकर खड़ा हुआ था, फिर गुस्से से खौलता हुआ कर्नल मेहरा भी गालियां बकता खड़ा हो गया। उनके अकब में मौजूद मुहाफिजों में से किसी की गन अचानक चल गई थी। खैरियत गुजरी, गोलियों का रुख उनकी तरफ नहीं था। कैप्टन सिंह के हुक्म पर उस जवान को निहत्ता करके गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो लोग उसे धक्के मारते हुए क्वार्टर गार्ड की तरफ ले जा रहे थे। मुजाहिदीन की इस कार्रवाई के बमुश्किल आधे घंटे के बाद उन्होंने अपने सफर का आगाज कर दिया। गाइड के पीछे जहांगीर था और उसके पीछे चंद गज एक दूसरे के दरमियान फासला रख कर सफर करते हुए उसके साथी। गाइड अपनी तरतीब के मुताबिक थोड़ी देर चलता और फिर रुककर अपने साथियों को मौका देता कि वो अपनी तरतीब कायम कर लें। जहांगीर और उसके साथियों की कमर से बंधे थैलों में भारतीय इफरीत की तबाही का सामान मौजूद था। उनके कंधों से खुदकार राइफलें लटक रही थीं और फिरन के नीचे मौजूद बड़ी बड़ी जैकेटों में ग्रेनेड इस तरह रखे थे कि सामने से कोई भी चैलेंज मिलने पर वो चंद सेकंड के अंदर उन्हें दुश्मन की तरफ फेंक सकते थे। जहांगीर के सिवा उसके तमाम साथी मकामी थे। उन्होंने इससे पहले भी 2-3 मरतबा भारतीय सरहदों के गुरूर को अपने पांव तले रौंदा था और अब वो एक अहम मिशन पर जहांगीर की कमान में जा रहे थे। गाइड ने जानबूझकर तवील लेकिन महफूज रास्ता इख्तियार किया था और अब वो उन्हें कदरे महफूज इलाके में ले आया था। बर्फीले रास्तों के तवील सफर ने उनके जिस्म में बहते खून को मुंजमद सा कर दिया था। वो सब मनफी दर्जे हरारत में सारी रात सफर करने के बाद यहाँ तक पहुंचे थे। गाइड अब रुक गया था। उसने हाथ के मखसूस इशारे से जहांगीर को अपने करीब आने का सिग्नल दिया। उसके बाकी साथी अपनी तरतीब के मुताबिक अपनी अपनी जगह पांव के बल जमीन पर बैठ गए।
قریب پہنچنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دھند اور برف کے گالوں میں لپٹے نزدیکی جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر سستا لیں، جس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ گائیڈ خود بھی خاصا نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ موسمی جبر نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ جہانگیر نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے ساتھیوں تک یہ خوشگوار خبر پہنچا دی تھی کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا موقع مل رہا ہے۔ 15-20 منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ برف سے اٹی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں سے زمین پر گرتے برف کے گالوں نے انہیں بھگو کر رکھ دیا تھا، اور اب یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ان کے اندر دور تک برف اتر گئی ہو۔ اپنے منجمد سے وجود میں زندگی کا احساس انہیں صرف اپنے قدموں کی چاپ سے ہو رہا تھا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اب تک اس کے ساتھیوں نے موسم کی عذابناکیاں قوت ایمانی کے بل پر جھیلی ہیں، اور وہ اس سے زیادہ ان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کی تگ و دو کے بعد بالآخر انہوں نے پہاڑی سلسلے کی ایک نوکیلی چٹان کے اندر ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لی، اور اب جہانگیر نے اپنے ایک اور مجاہد ساتھی کی مدد سے 2 چھوٹی کلہاڑیوں کے ذریعے جو ان کے سامان کا حصہ تھیں وہاں جھاڑیاں اور درختوں کی ٹہنیوں کا ڈھیر جمع کرنا شروع کر دیا۔ لکڑیاں کاٹنے سے اس کے بدن میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو زندگی کا احساس ہونے لگا۔ گیلی لکڑیوں کو آگ لگانا ان کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا، لیکن ان کے ہمراہ آنے والے گائیڈ نے یہ مشکل قدرے آسان کر دی جب اس نے اپنی کمر سے بندھے تھیلے سے مٹی کے تیل کی ایک بوتل نکالی اور اس کو جھاڑیوں اور ٹہنیوں کے ڈھیر پر چھڑک دیا۔ شاید اسے رات کی مشکلات کا ادراک ان سب سے زیادہ تھا۔ چند منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ بالآخر گیلی لکڑیاں سلگانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اب وہ سلگتی لکڑیوں کے اس ڈھیر کے گرد زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے تھے۔ لکڑیوں کا کڑوا کسیلا دھواں ان کی آنکھوں اور ناک کے راستے حلق میں اترنے لگا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ جہانگیر کو اس سے الجھن نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو قہر کی اس جان توڑ سردی میں آگ کے اس الاؤ کو نعمت محسوس کرنے لگے تھے۔ اس بات کا اندازہ انہوں نے کر لیا تھا کہ گھنے جنگل میں دور سے بھی یہ آگ دکھائی نہیں دے گی، اور دن کا اجالا پھیلنے تک دھواں بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کا سحر ٹوٹ رہا تھا، لیکن دھند مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، اور دھند کے یہ بادل اوپر ہی اوپر اٹھ کر سارے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اپنی گھڑیوں سے وقت دیکھ کر انہوں نے جہانگیر کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی، اور اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اس وادی جنت نظیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اپنے پاس موجود راشن سے انہوں نے چائے تیار کی۔ چائے کے بڑے بڑے مگ اپنے حلق میں انڈیلنے سے وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ آپ لوگ جہاں بیٹھے، میں ذرا باہر کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس علاقے میں بہت دیر بعد میرا آنا ہوا ہے، معلوم نہیں اب حالات کیسے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے گائیڈ بشیر نے جہانگیر کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ جہانگیر کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملاتا جائے، کیونکہ بانڈی پورہ تک پہنچنے کے بعد ہی وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں اور اپنی منزل سے کتنے دور ہیں۔ وائٹ لیب کا ریسٹ ہاؤس، جو کبھی وی آئی پی کے لیے اس علاقے کی سب سے بڑی عیاش گاہ تھی، آج دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ 3-4 سال سے وہاں بارڈر سیکیورٹی فورس نے قبضہ جما رکھا تھا۔ سوپور میں بابا شکردین کی زیارت گاہ سے منسلک اس ریسٹ ہاؤس میں بظاہر تو بی ایس ایف کی پوسٹ قائم کر کے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ سوپور اور بانڈی پورہ لنک روڈ کو گھیر کر سوپور اور کپواڑہ کے پہاڑی راستوں کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ مجاہدین کو اس بات کا علم تھا کہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس میں را نے اپنا مضبوط مرکز قائم کر رکھا تھا۔ وائٹ لیب ریسٹ ہاؤس سے بڑی خونی داستانیں منسوب تھیں۔ سوپور اور کپواڑہ کے سینکڑوں نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج کے کمانڈوز بلیک کیٹس اٹھا کر لے گئے، اور پھر ان کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ یوں تو ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو اس عقوبت گاہ میں لے جایا گیا، لیکن شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت تھا جو یہاں سے زندہ بچ کر واپس آ سکا۔ اس خونی ریسٹ ہاؤس سے بڑی پراسرار داستانیں وابستہ تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں بھوت پریت اور آصب نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ اس علاقے میں موجود سیکیورٹی فورسز کے ملازمین کو بھی اس کے نزدیک بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں مخصوص افسران ہی کو داخلے کی اجازت تھی، یا پھر اس کی حدود میں وہ داخل ہوتا جسے یہاں بلایا جاتا۔ ریسٹ ہاؤس کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی افواج نے اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے یہاں کوئی ایٹمی مرکز قائم ہو۔ اس کی حفاظت کے لیے بے شمار زمینی بندوبست کے ساتھ ساتھ وہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کی گئی تھی۔ را نے اس عقوبت خانے پر ہوائی پرواز کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس عقوبت خانے میں را کے خصوصی تفتیشی افسران کو لایا جاتا تھا جو اپنی بربریت کے لیے شیطان کی طرح مشہور ہوتے تھے۔ یہاں آنے والے کسی چھوٹے ملازم یا بڑے افسر کا تعلق شاید نسل انسانی سے تھا ہی نہیں۔
یہ لوگ اذیت پسند اور اذیت پرست تھے جو انسانی خون بہا کر کسی زندہ انسان کے بدن سے گوشت اتار کر اس کا بدن جلا کر یا اس کی ہڈیاں توڑ کر اپنی حیوانی حس کو تسکین پہنچایا کرتے تھے۔ را کا خیال تھا کہ اس طرح کے غیر انسانی ہتھ کنڈے آزما کر شاید وہ تحریک آزادی کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گو کے نتائج ان کی توقعات کے برعکس ہی برآمد ہوئے تھے، اور جیسے جیسے ان کے مظالم اور وحشت اور بربریت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ رفتار سے مجاہدین کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی تک بھارتی انٹیلیجنس کو امید تھی کہ وہ غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مجاہدین آزادی کا جذبہ حریت کچلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔